नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। घड़ी में 10 बज चुके हैं और वक्त हो चला है 10 के एजेंडे का। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल और मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। और बुलेटिन का आगाज बड़ी अपडेट के साथ, जहां थोड़ी देर में शुरू होगा कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव मतदान, जहां शशि थरूर वर्सेस मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच सीधा ये मुकाबला है। अध्यक्ष पद के लिए शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। 19 अक्टूबर को मतगणना होगी और कांग्रेस ने मतदान से पहले एडवाइजरी जारी की है, जहां बॉक्स में सिर्फ राइट टिक करने की एडवाइजरी जारी की गई है। बॉक्स में कोई और सिंबल डालने पर वोट आपका रद्द कर दिया जाएगा। तो देखिए, कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव और उसके लिए आज मतदान होने हैं, जिस दौरान 2 ही कैंडिडेट मैदान में हैं। किस तरीके से शशि थरूर वर्सेस मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, और फिलहाल देखिए पलड़ा भारी लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे का बना हुआ है, लेकिन शशि थरूर ने भी जमकर प्रयास किए हैं और वोट की अपील की है। तो देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव 9000 से ज्यादा प्रतिनिधि वोट डालेंगे। प्रतिनिधि टिक चिन्ह के साथ वोट करेंगे। वोटिंग के लिए 65 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो वहीं कर्नाटक में मल्लिकार्जुन खड़गे डालेंगे वोट, केरल में शशि थरूर वोट डालेंगे और इसी के साथ कर्नाटक के बेल्लारी में वोट करेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जो इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा पर है। कांग्रेस मुख्यालय में ये पूरा सेंटर बनाया गया है। तो वहीं चुनावी नतीजे 19 को आएंगे। पहला चुनाव साल 1939 में हुआ था, दूसरा चुनाव साल 1950 में हुआ था, तीसरा चुनाव साल 1977 में हुआ था, चौथा चुनाव साल 1997 में, पांचवा चुनाव साल 2000 में हुआ था और छठा चुनाव आज होने जा रहा है, यानी कि 2022 में। तो देखिए कौन विजय होता है, लेकिन लगातार न्यूज़ 1 इंडिया की नजर इस बड़ी खबर पर बनी रहेगी, जहां कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव हो रहे हैं और इस दौरान आज मतदान है। मतदान में किस तरीके से पलड़ा भारी निकलकर सामने आता है। हालांकि लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के करीबी भी बताए जाते हैं आला कमान के, और साथ ही साथ उनको अच्छा अनुभव भी है। वहीं लखनऊ में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद पांडेय से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए आज वोटिंग होनी है। 2 कैंडिडेट हैं जो आमने सामने हैं, जिसमें दोनों आज जो है बड़े नेता हैं। इस समय हमारे साथ प्रमोद जी हैं, जो सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आज सर, क्या वोटिंग की प्रक्रिया है, कैसे हो रहा है? देखिए, 10 बजे से 4 बजे तक हमारे यहाँ पोलिंग होगी और लोग अपने सबके पास कार्ड निर्धारित किए गए, पूरी सूची बनी है। 1247 हमारे पीसीसी मेंबर्स, उसमें सारे लोग निहित हैं। वो लोग इस गेट से अंदर जाना है और सबके लिए 200 लगभग 200 बूथ के 6 बूथ हम लोगों ने बनाए हैं, 1200 लगभग हो गए। उस पर जाएंगे, अपना पर्ची दिखाते हैं, उसके बाद वोट डालते हैं और वोट डालने के बाद फिर वो बाहर चले आएंगे। सीधी सी प्रक्रिया है, जो सामान्य चुनाव में जैसे होता है उस तरह से हमारे यहाँ भी है। एकदम पारदर्शिता के साथ दोनों प्रत्याशियों के एजेंट भी साथ साथ बैठेंगे और दोनों प्रत्याशियों के एजेंट मिलान भी करते हैं कि कौन आदमी, तस्दीक करते हैं कि कौन सही में आया है कि गलत आया है, और सबके कार्ड भी निर्धारित किए गए। सर, जो पहले वरीयता के आधार पर वोटिंग होनी थी, लेकिन अब टिक लगाया जाए, ऐसा कुछ आया निर्देश? देखिए, वरीयता क्या, जब 2 ही है तो वरीयता उसमें कौन सी है? जब 2 से ज़्यादा कहीं कुछ होते तो प्रथम वरीयता, द्वितीय वरीयता, तृतीय, ऐसा कुछ नहीं है। आइदर दिस और दैट, या खड़गे साहब को या थरूर साहब को, 2 में से एक किसी को चुनना है। ये सामान्य प्रक्रिया के तहत हो रहा है, इसमें किसी तरह की कोई बात नहीं। लखनऊ के अलावा भी कहीं पर वोटिंग इंतजाम किया गया यूपी में? हर प्रदेश में एक जगह मुख्यालय में ऐलान किया गया है। जो जैसे राहुल जी यात्रा पे हैं तो बेल्लारी में आज वो लोग वोट डालेंगे। इस तरह से कुछ जगहों पर इंतजाम किए गए, अन्यथा हर प्रदेश के मुख्यालय पर भी ही पोलिंग की व्यवस्था की गई है। 24 साल का लंबा समय हो गया, जिसके बाद अब गांधी परिवार से इतर कोई अध्यक्ष मिलेगा। क्या नया अध्याय लिखने कांग्रेस तैयार है? देखिए, कोई भी अध्यक्ष आता है, एक नए अध्याय की ही शुरुआत होती है। हर आदमी अपने तरीके से करता है। गांधी और नेहरू परिवार से कांग्रेस कभी इतर जा ही नहीं सकती है, लेकिन हम पर लगातार आरोप लगते रहे हैं। तो ठीक है, चुनाव की भी प्रक्रिया होती है, आंतरिक लोकतंत्र हमारा जीवित, हम ये दिखला रहे हैं। लेकिन जो लोग हम पर आरोप लगाते हैं, उनके यहाँ किस तरह से चुनाव हुए, वो अपने गिरेबान में झांक कर देखें। हमने तो बड़े साफगोई के साथ, बड़े पारदर्शिता के साथ नामांकन हुए, नामांकन की जांच हुई, जो सही पाए गए वो चुनाव मैदान में है। दोनों प्रत्याशी हर प्रदेश में जा जाके अपना प्रचार कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मोबाइल से वोट मांग रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं किसी के सामने, जैसे जैसे जिसके रिश्ते उस ढंग से वोट मांग रहे हैं। तो पूरी पारदर्शिता के साथ है। लोकतंत्र निहित है, हमारे यहाँ लोकतंत्र जीवित है। अन्य लोग सोचें
वो लोग गिरेबान में झांक कर देखें कि अब क्या कहना है उनको। निश्चित तौर पर ये प्रमोद जी हैं जो सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। साफ तौर पर कहना है कि पारदर्शिता के साथ में चुनाव हो रहा है और लोकतंत्र भी पार्टी में जिंदा है। लखनऊ से न्यूज बनने के लिए अश्विनी कुमार सहयोगी सैफ के साथ। और देखिए सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया रोड शो करते हुए। उनकी ये सीधी तस्वीरें सामने आई हैं, किस तरीके से रोड शो कर रहे हैं। और 11 बजे का समय देखिए, उनकी पूछताछ है ईडी माफ कीजिएगा सीबीआई के साथ, लेकिन उससे पहले रोड शो किया जा रहा है। और इससे पहले देखिए किस तरीके से पहले ये दिल्ली से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तो वहीं सीबीआई की पूछताछ से पहले वो राजघाट जा रहे हैं और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उनके साथ मौजूद हैं। तो देखिए नई आबकारी नीति मामले में लगातार मनीष सिसोदिया को तलब किया जा रहा है और इसी सिलसिले में 11 बजे का आज वक्त बताया जा रहा है जब पूछताछ होगी मनीष सिसोदिया से। लेकिन इससे पहले वो किस तरीके से राजघाट जा रहे हैं और उनके साथ कई समर्थक भी मौजूद हैं। बढ़ते आगे, जहां आज मनीष सिसोदिया से सीबीआई की पूछताछ है और क्या ये पूरा मामला है ये आपको बताते हैं। आबकारी नीति घोटाले में सुबह 11 बजे का वक्त मुकर्रर है जब पूछताछ होगी। पूछताछ पहले राजघाट जा रहे हैं मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया के घर के आसपास धारा 144 लागू है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को देखते हुए धारा 144 लागू की गई है। सीबीआई ने पूछताछ के लिए सिसोदिया को समन दिया है। और देखिए इस पूछताछ से पहले किस तरीके से उनके समर्थक उनके साथ हैं लगातार, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया को फंसाने का प्रयास कहीं ना कहीं जांच एजेंसियां कर रही हैं और ये सब बीजेपी करवा रही है। तो इन आरोपों के बीच आज पूछताछ होगी आबकारी नीति को लेकर मनीष सिसोदिया से। और उससे पहले देखिए ये ट्वीट भी आपको दिखा दे मनीष सिसोदिया का कि सीबीआई से पूछताछ से पहले उन्होंने क्या कुछ लिखा है। लिखा है कि मेरे खिलाफ पूरी तरीके से फर्जी केस बनाकर इनकी तैयारी मुझे गिरफ्तार करने की है। मुझे आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार के लिए गुजरात जाना था। ये लोग गुजरात बुरी तरीके से हार रहे हैं। इनका मकसद मुझे गुजरात चुनाव प्रचार में जाने से रोकना है। तो देखिए ये ट्वीट सामने आया है दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का कि ये सब गुजरात चुनाव के लिए किया जा रहा है क्योंकि मुझे गुजरात जाना था प्रचार प्रसार के लिए, लेकिन क्योंकि बीजेपी डर गई है, उसको लग रहा है कि गुजरात उसके हाथ से जा रहा है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अपनी छवि वहां पर बनाकर रख रही है और इसी के लिए ये लोग मुझे फंसा रहे हैं इस पूरे मामले में। और देखिए 11 बजे का वक्त मुकर्रर है जब मनीष सिसोदिया से पूछताछ की जाएगी। तो मनीष सिसोदिया के घर के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के प्रदर्शन को देखते हुए ये धारा लगाई गई है ताकि किसी भी तरीके से स्थिति ना बिगड़े और जांच एजेंसियां अपना काम पूरा कर पाए, पूछताछ करनी है। इससे पहले भी देखिए कई ठिकानों पर छापेमारी भी हुई मनीष सिसोदिया के। और चलिए सीधा अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, देखिए क्या जानकारी मिल रही है? मनीष सिसोदिया से आज पूछताछ है, लेकिन इससे पहले ही कहीं ना कहीं देखिए अरविंद केजरीवाल ने भगत सिंह करार दिया है मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को। क्या फिलहाल इंतजाम है और क्या कुछ आज पूछताछ में खास रह सकता है? देखिए अगर हम बात करें तो मनीष सिसोदिया से पिछली बार भी पूछताछ हुई थी और सीबीआई ने पूछताछ की थी, घंटों पूछताछ हुई थी और आज सीबीआई ने बुलाया है। और चूंकि मनीष सिसोदिया अभी भी एक तरीके से रोड शो किया जा रहा है, तमाम जो कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी के वो देशभक्ति गाने बज रहे हैं और सैकड़ों की संख्या में मनीष सिसोदिया के साथ लोग सीबीआई दफ्तर तक आ रहे हैं। जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो सीबीआई दफ्तर के लिए निकल चुके हैं। मनीष सिसोदिया बाकायदा अभिवादन करते हुए और एक तरीके से मनीष सिसोदिया की ओर से कहा भी गया कि पिछली रेड में सीबीआई के हाथ कुछ नहीं लगा, घर पे छापेमारी की गई, बैंक लॉकर तलाशे गए, उसमें कुछ नहीं मिला और हम भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं। और निश्चित तौर पे कई बातें ये भी कही गई कि गुजरात चूंकि चुनाव है और बीजेपी सरकार चाहती है कि हम गुजरात ना जा पाए, इस वजह से कहीं ना कहीं ऐसे चीजें कराई जा रही है। और लेकिन जिस तरीके से मनीष सिसोदिया पर आरोप लगे, कई लोगों को आरोपी सीबीआई ने पिछली बार बनाया था और कई बार छापेमारी हुई, चाहे सीबीआई की बात करें, ईडी की बात करें, उसके बाद कहीं ना कहीं आज करीब 11 बजे के आसपास सीबीआई दफ्तर मनीष सिसोदिया पहुंचेंगे। और सीबीआई दफ्तर की बात करें तो सीबीआई दफ्तर के दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगा दी गई है। आशंका जताई जा रही है कि प्रदर्शन हो सकता है, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मनीष सिसोदिया के साथ चल रहे हैं। इसी को देखते हुए अर्धसैनिक बल के जवान जो है
वो सीबीआई दफ्तर के आसपास तैनात किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। ड्रोन से निगरानी होगी, क्योंकि पिछली बार जब आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता पहुंच गए थे, जिसमें विधायक आतिशी भी पहुंची थी और सीबीआई दफ्तर के सामने ही बैठ गए थे, जिसमें बाद में सीबीआई के अधिकारी को बाहर आना पड़ा था और उन्हें बाइज्जत अंदर लेकर जाना पड़ा था पूछताछ के लिए। तो निश्चित तौर पर इसको देखते हुए एहतियात बढ़ता जा रहा है और यहाँ बैरिकेडिंग लगाई गई है। इसके अलावा मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, लगातार यही कहा जा रहा है कि जो केंद्र की सरकार है तानाशाही रवैया अपना रही है। हालांकि मनीष सिसोदिया का जो रुख रहता है वो सीबीआई के अधिकारियों के प्रति बड़ा नरम रहता है। पिछली बार भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि सीबीआई के अधिकारी बहुत अच्छे हैं, हालांकि जो कंट्रोल कर रहा है वो जानबूझकर अधिकारियों को भी घंटों परेशान कर रहा है। तो निश्चित तौर पे आज एक बार फिर से मनीष सिसोदिया से पूछताछ होगी। 11 बजे का समय बताया जा रहा है कि जब वो सीबीआई दफ्तर पहुंचेंगे, क्योंकि अभी मनीष सिसोदिया रास्ते में है और तमाम सैकड़ों की संख्या में जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, कोई मोटरसाइकिल पे है तो कोई अपने 4 व्हीलर वाहन से है, कोई पैदल है और हाथों में झंडे हैं। और निश्चित तौर पे मनीष सिसोदिया भी बाहर निकल कर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। उनके हाथों में माइक भी है और एक तरीके से ये ऐलान किया जा रहा है कि सीबीआई की से या किसी भी जांच एजेंसी से हम डरते नहीं है। अगर हम निष्पक्ष है, अगर हमने कोई गलत काम नहीं किया है तो हम डरते नहीं है और हम लाव लश्कर के साथ एकदम खुलेआम जा रहे हैं, छिप-छिपा कर नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल। और पीयूष, देखिए किस तरीके से इससे पहले मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया और ट्वीट कर ये लिखा कि ये सब जो है कि गुजरात उनको जाने से रोकने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि गुजरात में बीजेपी को लग रहा है कि उनके हाथ से सत्ता गई। जी बिल्कुल, चूंकि गुजरात में चुनाव है, आम आदमी पार्टी भी इस बार गुजरात चुनाव की तैयारी कर रही है। अरविंद केजरीवाल खुद गुजरात में गए हुए थे। तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के पहुंचने का सिलसिला गुजरात में जारी है और जिस तरीके से गुजरात के जो प्रदेश अध्यक्ष है आम आदमी पार्टी के, उन पर कई तरीके के आरोप लगे, उनको हिरासत में लिया दिल्ली पुलिस ने और जिस तरीके से उन्होंने विवादित बयान दिया था प्रधानमंत्री को लेकर, उसके बाद से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी एक मुख्य धारा में कहीं ना कहीं आ गई है। एक मान रही है आम आदमी पार्टी की बीजेपी से किसी की लड़ाई है गुजरात में तो वो आम आदमी पार्टी से, और यही कारण है कि लगातार बीजेपी सरकार जो कि वर्तमान में गुजरात में है उसको लेकर टिप्पणियां की जा रही हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो तब से चल रही है जब से ये सीबीआई का या कथित तौर पे जो शराब नीति में अनियमितता पाई गई है उसको लेकर चर्चाएं चल रही थी और उसको लेकर कई बार छापेमारी हुई, कई लोगों को हिरासत में लिया गया, एक के बाद एक पूछताछ हुई और सूत्र बताते हैं कि कई अहम जो दस्तावेज है वो सीबीआई के हाथ में लगे। चूंकि सीबीआई और ईडी दोनों ही इस मामले में जांच कर रही है तो इसके बाद पूछताछ के लिए कहीं ना कहीं बुलाया गया है। संभवतः ये देर शाम तक पूछताछ चल सकती है। हालांकि कई बड़े जो नेता हैं वो मनीष सिसोदिया के साथ फिलहाल अभी भी मौजूद है, जिसमें राज्यसभा सांसद की संजय सिंह की बात करें, अन्य नेताओं की बात करें और तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं के प्रतिक्रियाएं आने भी शुरू हो गई है। और एक ही बात कहा जा रहा है कि सीबीआई कहीं ना कहीं सरकार जो है वो तानाशाही रवैया अपना रही है, जानबूझकर परेशान कर रही है और गुजरात चुनाव से जोड़कर इसे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता देख रहे हैं। बिल्कुल। और पीयूष, देखिए क्योंकि जांच अब लगातार जारी है और ऐसे में सीबीआई ने कई ठिकानों पर छापेमारी भी की और उसके बाद आज जांच का क्या दायरा रहने वाला है, क्या कुछ बड़े सवाल जो हैं मनीष सिसोदिया से आज दागे जा सकते हैं? देखिए, अगर हम बात करें तो पिछली बार आपने देखा होगा किस तरीके से 12 से 13 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का नाम था। सीबीआई की ओर से इन लोगों को आरोपी बनाया गया था और कथित तौर पर शराब नीति में जो घोटाले का आरोप लगाया गया था और भी चीजों का आरोप लगाया गया था। इसी को लेकर कहीं ना कहीं पूछताछ होगी, क्योंकि पिछली बार जब मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई ने रेड डाली थी, छापेमारी हुई थी, तो उस समय मनीष सिसोदिया ने साफ तौर पर कहा था कि सीबीआई के हाथ कुछ नहीं लगाए। हालांकि सूत्र बताते हैं कि कुछ अहम दस्तावेज और कुछ गैजेट सीबीआई ने जरूर जब्त किए थे और उसमें से संभवतः कुछ ना कुछ सीबीआई को जरूर मिलेगा, क्योंकि सीबीआई या कोई भी जांच एजेंसी कुछ भी जांच करती है तो सारी चीजें गोपनीय होती है। हालांकि सवाल बड़े हैं, क्योंकि कई स्टिंग ऑपरेशन भी कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से जारी किए गए हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो एक आरोपी के पिता है, वो साफ तौर पे कई बातें कबूल रहे हैं। उस स्टिंग में दावा किया गया, बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। हालांकि आम आदमी पार्टी की ओर से सिरे से इसको खारिज किया गया इस स्टिंग ऑपरेशन को। तो निश्चित तौर पे जो बातें निकलकर सामने आ रही है उसी को लेकर मनीष सिसोदिया की क्या कुछ भूमिका है, क्या वो आरोपी हैं, क्या उनकी भूमिका रही है, इन सब तमाम बिंदुओं को लेकर आज सीबीआई मुख्यालय में पूछताछ डिप्टी सीएम से होगी। बिल्कुल। और देखिए सीबीआई टीम के करीब कितने सदस्य पूछताछ करेंगे आज मनीष सिसोदिया से?
देखिए, अगर हम बात करें तो पिछली बार भी जब मनीष सिसोदिया से पूछताछ हुई थी, जब उनके घर पे रेड डाली गई थी, करीब 6 से 7 अधिकारी उस समय मौजूद है। चूंकि यहाँ पे सीबीआई का मुख्यालय है, तो तमाम सीबीआई के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो मौजूद होंगे। खासतौर पे वो अधिकारी होंगे जो इस पूरे केस को हैंडओवर किए हुए हैं, पूरे केस को जांच पड़ताल पूरे केस में कर रहे हैं। संभवतः वही अधिकारी इसमें रखे जाएंगे। संभवतः ये भी सूत्र बताते हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो सकती है, क्योंकि आमतौर पर जब हाई प्रोफाइल व्यक्ति से कोई पूछताछ करता है तो वीडियोग्राफी भी कराई जाती है। हालांकि आधिकारिक तौर पे कोई इस बात की पुष्टि नहीं है, लेकिन ये एक बात स्पष्ट है कि 3 से 4 जो अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं सीबीआई के, वो मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर सकते हैं। क्योंकि तमाम जो एहतियात बरतने के लिए तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो यहाँ पे लगा दी गई है। सीबीआई मुख्यालय के बाहर बैरिकेडिंग लगा दी गई है ताकि किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था ना बिगड़े, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी सीबीआई मुख्यालय डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ पहुंच रहे हैं। उसी को देखते हुए यहाँ पे एहतियात बरते जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर का वक्त बचा है जब दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सीबीआई मुख्यालय पहुंच जाएंगे। इसके साथ ही पीयूष, जिस तरह से लगातार कुछ महीनों से हम लगातार सीबीआई को देख रहे हैं, कई ठिकानों पर छापेमारी भी लगातार जारी है। इसके साथ ही मनीष सिसोदिया की बात करें तो उनके घर पर हो या फिर बैंक खाते में हो, लगातार जांच दस्तावेजों को खंगालने की कोशिश की जा रही है। इस बीच लगातार यही कहा जा रहा है कि किसी भी तरह का कोई दस्तावेज उनको नहीं मिल रहा है, किसी तरह का सबूत नहीं मिल रहा है। हालांकि देखिए, इस जांच में किसी तरह की कोई रिवील नहीं किया जाता है कि सुराग मिला है या नहीं मिला है, लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से तमाम तरह के बयान दिए जा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं अब सीबीआई पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो कोई भी जांच एजेंसी बिना पुख्ता आधार के इतनी बड़ी कार्रवाई और इतनी लंबी देर तक चलने वाली कार्रवाई नहीं करती। आप देखिए, पूरा प्रकरण करीब 1 से 1.5 महीने से चल रहा है, और निश्चित तौर पे सीबीआई एक ऐसी संस्था है जिसको निष्पक्ष माना जाता है। और हालांकि सीबीआई पे कई तरीके के आरोप जो पार्टियां विपक्ष में होती हैं वो लगाती रहती हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि कुछ ना कुछ जरूर है जिसको लेकर सीबीआई चाहती है कि दिल्ली के डिप्टी सीएम से पूछताछ हो और जो लोग आरोपी बनाए गए हैं उनसे पूछताछ हो। फिलहाल इस वक्त की अगर हम बात करें तो करीब 30 से 40 जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो सीबीआई मुख्यालय के बाहर अभी भी मौजूद हैं, और यहाँ की ट्रैफिक पुलिस के जवानों को भी बढ़ा दिया गया है। मीडिया को अंदर जाने की हालांकि अनुमति नहीं है। थोड़ी देर का वक्त बचा है। आरएएफ के जवान यहाँ पे तैनात किए गए हैं, और भी अन्य अर्ध सुरक्षा बल के जवान है वो यहाँ पे तैनात किए गए। सबसे बड़ी बात है कि 2-2, 3-3 लेयर में बैरिकेडिंग लगाई गई है, यानी कि पूरी तरीके से तैयारी सीबीआई मुख्यालय के बाहर की गई है। तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी है दिल्ली पुलिस के वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि थोड़ी देर में मनीष सिसोदिया भी यहाँ पे पहुंचेंगे और उनसे पूछताछ होगी। बिल्कुल पीयूष, और देखिए, ये पूछताछ का सिलसिला कितने घंटे तक चलने वाला है, क्योंकि लगातार हर किसी की नजर है कि आखिर आज के दिन क्या कुछ इस पूछताछ में रहने वाला है, कितने सवाल सीबीआई के द्वारा तैयार किए गए हैं, उनके अधिकारियों के द्वारा तैयार किए गए, कितने घंटे ये पूछताछ चलेगी। देखिए, अगर हम बात करें तो पिछली बार भी यही सवाल राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी पूछा था जब वो सीबीआई मुख्यालय के बाहर पहुंचे हुए थे, और उन्होंने कहा कि आखिर सीबीआई के पास कितने सवाल हैं जो 14-14, 15-15 घंटे पूछताछ होने के बाद भी खत्म नहीं होते हैं। ऐसे में सीबीआई पर भी प्रश्न चिन्ह तमाम जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने सवाल उठाए थे। ऐसे में संभवतः अगर आज की बात करें, चूंकि कल सीबीआई ने बुलाया था मनीष सिसोदिया को कि आज वो यहाँ पे जांच में शामिल हो, तो संभवतः 3 से 4 घंटे तक ये पूछताछ चल सकती है। इसके अलावा अगर सीबीआई को लगता है तो दोबारा भी मनीष सिसोदिया को बुला सकती है, या आज देर रात तक भी ये पूछताछ चल सकती है। अब सीबीआई के अधिकारियों पर है कि क्या कुछ उनके पास प्रश्न है, क्या कुछ दस्तावेज उन्हें बरामद हुए, क्या कुछ उनके सोर्सेस है, क्या कुछ पूछताछ में पता चला। क्योंकि पिछली बार भी मनीष सिसोदिया के अलावा कुछ और लोगों को हिरासत में भी लिया गया था जिनको आरोपी बनाया गया था, उनसे भी पूछताछ हुई। तो निश्चित तौर पे कड़ी दर कड़ी जुड़ती जा रही है, और इसी को लेकर काफी अहम सवाल है सीबीआई के पास। और उसको सीधे तौर पे, चूंकि मनीष सिसोदिया एक जिम्मेवार व्यक्ति है, डिप्टी सीएम के पद पे हैं, तो उनसे पूछताछ करेंगे सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारी, और
हालांकि ये सारी जो जांचें होती है वो जी। बात करें पूछताछ होती है वो गोपनीय होती है। ऐसे में देखना होगा कि जब पूछताछ हो जाती है उसके बाद डिप्टी सीएम बाहर आते हैं तो क्या कुछ कहते हैं। फिलहाल अभी वो सीबीआई मुख्यालय नहीं पहुंचे हैं, थोड़ी देर में वो सीबीआई मुख्यालय पहुंचेंगे। बिल्कुल पीयूष, देखिए सीबीआई मुख्यालय पहुंचने में अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन उससे पहले जिस तरह से तस्वीर आ रही है, तमाम कार्यकर्ता उनकी गाड़ी के साथ साथ दौड़ते हुए, कुछ कार्यकर्ता बाइक में मौजूद है और देखिए हाथ में भगत सिंह की पोस्टर लिए हुए जिस तरह से लगातार वो सांकेतिक तौर पर कहीं ना कहीं ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी कह सकते हैं। सीबीआई ऑफिस पहुंचने से पहले इस तरह का पूरा चित्रण करना और देखिए उनके घर के आसपास धारा 144 इसी को देखते हुए लगाई गई कि किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो और जिस तरह से कार्यकर्ता एक साथ मौजूद हैं कहीं किसी तरह का प्रदर्शन ना देखने को मिले। लेकिन इन सब के बावजूद दिल्ली की सड़कों में अभी इस वक्त आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और मनीष सिसोदिया मौजूद हैं। सैकड़ों की संख्या में मनीष सिसोदिया के साथ कार्यकर्ता हैं और एक तरीके से ये मानो ऐसा लग रहा है कि कोई चुनावी रैली है, उस तरीके से आज सीबीआई दफ्तर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहुंच रहे हैं और एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार या जो केंद्र सरकार की जांच एजेंसियां है वो कितना भी जांच करे या छापेमारी करे, किसी भी तरीके का फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर हम गलत नहीं है तो हम खुलेआम जांच में शामिल होंगे और सहयोग करेंगे और एक सीधा मैसेज देने की कोशिश दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया द्वारा की जा रही है। और यही कारण है कि जो पहले सीधे अपने काफिले के साथ आते थे आज कहीं ना कहीं लाव लश्कर के साथ आ रहे हैं। तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पे मौजूद हैं, बड़े नेता मौजूद हैं। जो दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल वो भी पल पल के अपडेट ले रहे हैं कि क्या कुछ अभी चल रहा है। उन्होंने भी कहा है कि तानाशाही रवैया है कहीं ना कहीं। तो निश्चित तौर पे एक बात स्पष्ट है कि आज ये मैसेज देने की भी कोशिश की जा रही है कि जांच एजेंसियां परेशान कर रही है आम आदमी पार्टी के कई नेताओं का ये कहना है। और ये सीधे तौर पे कहीं ना कहीं आप देखिए पूरी तरीके से किस तरीके से हुजूम लगा हुआ है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता सीबीआई मुख्यालय के लिए निकले हुए हैं। बिल्कुल पीयूष, और देखिए ये संदेश साफ देने की कोशिश की जा रही है और संदेश में पुष्प वर्षा, साथ ही साथ सेल्फी लेते हुए ये कार्यकर्ता खुशी जाहिर करते हुए, चेहरे पर एक मुस्कान है और देखिए सबको कहीं ना कहीं हाथ से अभिवादन करते हुए ये कहीं ना कहीं एक संदेश है कि हमें परेशान करने की कोशिश की जा रही है लेकिन हम परेशान नहीं है, हम सब चीज के लिए तैयार है। एक मैसेज ये देने की कोशिश मनीष सिसोदिया कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष तमाम जानकारी देने के लिए। और इस वक्त औरैया से बड़ी खबर आ रही है जहां भीषण सड़क हादसा हो गया है। डाक पार्सल गाड़ी में पीछे से घुसी कार, हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। सदर कोतवाली क्षेत्र के मिहौली का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। एक बड़ा हादसा, सड़क दुर्घटना जहां डाक पार्सल गाड़ी में पीछे से कार घुस गई जिसकी वजह से हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। सदर कोतवाली क्षेत्र के मिहौली का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। तो 2 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जिनका इलाज चल रहा है। हालांकि उनकी स्थिति भी गंभीर बताई जा रही है। औरैया के भीषण सड़क हादसा देखने को मिला जहां डाक पार्सल गाड़ी में पीछे से घुसी कार और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है जो कार में सवार थे। इसके साथ ही 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। सदर कोतवाली क्षेत्र के मिहौली का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। तो जो 2 लोग घायल हुए हैं उन्हें तुरंत अस्पताल में ले जाया गया, उन्हें भर्ती कराया गया है। हालांकि उनकी भी स्थिति गंभीर बताई जा रही है लेकिन इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। तो डाक पार्सल गाड़ी थी जिसके पीछे से एक गाड़ी घुस गई जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। तो औरैया से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सदर कोतवाली क्षेत्र के मिहौली का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। और देखिए एक के बाद एक सड़क हादसे नजर आ रहे हैं जहां एक तरफ सरकार की तरफ से ये जागरूकता फैलाने की कोशिश की जा रही है, ये कोशिश की जा रही है कि इन हादसों को कम किया जा सके, लेकिन जो हादसों के आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये अपील भी सरकार करती आती है कि आप सावधानी बरतें, जब भी गाड़ी चलाएं थोड़ी स्पीड कम करके चलाएं और सतर्कता के साथ वाहन चलाएं। लेकिन इन सब के बावजूद ये हादसे
और चलिए सीधा अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता औरैया से मंजुल पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजुल, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए कैसे ये बड़ा हादसा हुआ है, क्या कुछ फिलहाल इस हादसे से जुड़ी अपडेट मिल रही है आपको? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। यह परिवार जो है मैनपुरी का बताया जा रहा है, कलेर रोड का। यह इलाज के लिए कानपुर जा रहा था, वहीं ओवरटेक को लेकर डाक पार्सल की गाड़ी से इनकी टक्कर हो जाती है। वहां पे मौके पर 2 लोगों की मृत्यु हो गई है, 1 लोगों की मृत्यु इलाज के दौरान हुई है। जी बिल्कुल, देखिए 3 लोग इस पूरे हादसे का शिकार हुए हैं। कोई लापरवाही इस पूरे हादसे पर उजागर हो रही है जिस पर संज्ञान ले रहा है प्रशासन? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक ही परिवार के 3 लोगों की मृत्यु हुई है। मृत्यु का कारण अभी तक तेज रफ्तार बताया गया है, और वहीं ओवरटेक जो मेन कारण बताया जा रहा है, ओवरटेक को लेकर ये गाड़ी पीछे से डाक पार्सल के कंटेनर में घुस गई है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आपका मंजुल तमाम जानकारी के लिए। और यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।